Hello students, welcome you all in my YouTube channel DPC Tutorial Classes. This is Devan. You are at the right place if you want to know about the physics of class 10th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 10th में हम लोग जो चैप्टर स्टडी कर रहे थे दैट वाज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और आज का हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक जनरेटर और इसे हम डायनेमो के नाम से भी जानते हैं। लास्ट की क्लास में मैंने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताया था। हम लोगों ने उसके पहले एसी मोटर के बारे में भी डिस्कस किया था। तो एक बार मैं आपको रिकॉल करा देना चाहती हूँ कि एसी मोटर में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने क्या किया था, करंट को प्रोवाइड कराया था और फोर्स जनरेट हो रहा था। और उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी हम लोगों ने पढ़ा था। और जब हमने आपको ये इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में भी बताया था जिसमें हमारा एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर होता है, इसमें क्या होता है बेसिकली हमारा फोर्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं बाय एक उसमें एक्सल प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग अपने हाथ से रोटेट करते हैं और रोटेट करने के बाद मैग्नेट रखे होते हैं जिसकी वजह से हमारा करंट जनरेट होता है। तो ये फिनोमेना इसमें होता है, इसलिए हमारा जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है हम कह सकते हैं कि वो हमारा ऐसी भी डिवाइस होता है जो कि हमारी मैकेनिकल एनर्जी मतलब जो हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो अपने हाथ से अप्लाई करके उस पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है क्या, हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो ये बेसिकली हमारा इलेक्ट्रिक जनरेटर है, इसकी वर्किंग और इसके बारे में हम लोग अभी आगे स्टडी करेंगे। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है। An electric generator is a device which convert mechanical energy into electrical energy. मैंने आपको भी बताया। और इसका प्रिंसिपल होता है the electric generator works on the principle that when a straight conductor is moving in a magnetic field, the current is induced in the conductor. इसमें यही होता है कि दो जो मैग्नेट्स होते हैं उनके बीच में हमारा कॉइल रखा होता है, उसे जब हम रोटेट करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है जिसकी वजह से हमारा करंट जनरेट होने लगता है। अब कितने टाइप्स के जनरेटर होते हैं, बेसिकली हमारे दो टाइप्स के जनरेटर होते हैं। जनरेटर इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट कैन बी एसी करंट और डीसी करंट। दस इलेक्ट्रिक जनरेटर इज ऑफ टू टाइप्स, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। जनरेट्स ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट ऑल्टरनेटिंग करंट में एक पॉजिटिव होता है और एक हमारा नेगेटिव हाफ होता है। और जो डीसी जनरेटर होता है वो हमारा डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है जिसे हम लोग डायरेक्ट करंट कहते हैं, और डायरेक्ट करंट जिसमें कोई भी फ्लक्चुएशंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एसी जनरेटर की वर्किंग के बारे में। तो वर्किंग पढ़ने से पहले हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये हमारा मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ये हमारा आर्मेचर कॉइल है, ये हमारा जो ब्राउन कलर का ये आप देख सकते हैं ब्लैक कलर में है, जो ये ब्लैक कलर में लॉन्ग सा है ये हमारा एक्सल होता है। ये दो हमारे स्लिप रिंग्स इससे अटैच्ड होते हैं, ये हमारे ब्रशेस हैं P1 और P2। जो रिंग्स है हमारी यहाँ पे ये R1 और R2 से हमारी इंडिकेट की गई हैं, कुछ कुछ बुक्स में हमारी S1 और S2 से भी इंडिकेट की जाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेंगे। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला हमारा आता है फील्ड मैग्नेट। अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट इज यूज्ड टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। द आर्मेचर कॉइल इज placed and rotated in this field. The magnetic effect is uniform and is perpendicular to the axis of rotation of the coil. ये हमारे मैग्नेट्स है जो कि हमारे परमानेंट मैग्नेट है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। और इसी के साथ हमारा आर्मेचर कॉइल रखा गया है, आर्मेचर कॉइल को हमने फील्ड में रखा गया है और जैसे जैसे हम लोग इसको रोटेट करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो हमारी कॉन्टिन्यूसली चेंज होती रहती है। अब हमारा नेक्स्ट आता है आर्मेचर कॉइल, हम लोग देख लेते हैं। देयर इज अ सॉफ्ट आयरन कोर on which the coil ABCD having a large number of turns of insulated copper wire is wound. The coil is rotated rapidly in the magnetic field between the poles of the field magnet by an axle fixed to it. ये हमारा आर्मेचर कॉइल है, ये नंबर हमारे मतलब कॉपर वायर से हमारा पूरी तरीके से रैप होता है
और जो हमारा कॉयल है उसको हम लोग एक एक्सेल के थ्रू रोटेट करते हैं। ये एक्सेल ये लॉन्ग होता है पीछे तक, इसके थ्रू हम रोटेट करते हैं और जो ये कॉयल है जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके बीच में ये रोटेट करता है और मूव करता रहता है। अब आ जाता है हमारा स्लिप रिंग्स। यहाँ पे हमारा S1 S2 से है, इस डायग्राम में R1 और R2 से है। आप लोग इसको कंफ्यूज मत होइएगा, जो ये R1 लिखा है आप लोग इसको S1 लिख लीजिएगा और जो R2 लिखा है आप लोग इसको S2 लिख लीजिएगा। कुछ बुक्स में R1 से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में S1 से डिनोट करते हैं, हर जगह अलग अलग नोटेशंस यूज करते हैं, तो आप लोग S1 और S2 यूज कर सकते हैं। these are two coaxial metallic rings, S1 जो R1 है हम इसको S1 सपोज कर लेते हैं, and S2 which rotates along with the coil। अब ये coil के साथ साथ हमारी रोटेट होती रहती है, जो आप राउंड देख सकते हैं ये हमारी स्लिप रिंग्स है। One end of the coil is connected to the slip ring S1 and the other end is connected to the slip ring S2। अब ये वायर आप देख सकते हैं ABCD ये वायर है, इसमें जो हमारा ये स्टार्टिंग वाला है ये हमारा S1 से कनेक्टेड है, ये पहले वाले से, और ये जो स्लिप रिंग पहली वाली है हमारी S1 ये B1 से कनेक्टेड है जो कि पहला ब्रश है। इसके बाद जो CD से वायर आ रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे आके कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये सेकेंड स्लिप रिंग से कनेक्टेड है जो कि हमारा S2 है और ये ब्रश हमारा है B2। Each ring slips against the brush which is stationary। अब जब ये मूव करता है तो जो हमारी स्लिप रिंग है ये भी हमारी इसी के साथ मूव करती है, पर जो ब्रश होते हैं वो हमारे स्टेशनरी होते हैं, वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करते हैं। और स्लिप रिंग जब मूव करती रहती है तो ये ब्रश से हमारी इसके अगेंस्ट स्लिप करती रहती है, मीन्स आप कह सकते हैं इससे टच होती रहती है कॉन्टिन्यूसली। द इनर साइड ऑफ दिस रिंग्स आर मेड इंसुलेटेड, और जो इसका अंदर वाला साइड होता है ये हमारा इंसुलेटेड होता है। द रिंग्स आर माउंटेड ऑन एन एक्सेल एंड रोटेट अलॉन्ग विद द एक्सेल। जो रिंग्स होती हैं ये एक्सेल पे माउंटेड होती हैं और जैसे जैसे हम एक्सेल को रोटेट करते हैं तो ये रिंग्स भी इसके साथ साथ रोटेट होती रहती हैं। The axle is mechanically rotated from the outside to rotate the coil inside the magnet field। अब इसमें बताया है कि जो एक्सेल है हम इसको मैकेनिकल एनर्जी देके हम कह सकते हैं बाय अपने हैंड से इसको हम लोग रोटेट करते हैं और जो कॉइल हमारी है ये इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगती है और जैसे करंट प्रोड्यूस होने लगता है तो इसमें ऑटोमेटिक हमारी मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम ब्रशेस के बारे में देख लेते हैं। आउटर एंड ऑफ द रिंग्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द टू स्टेशनरी कार्बन ब्रशेस B1 एंड B2। अभी जो स्लिप रिंग्स है इनका जो आउटर वाला पार्ट होता है ये हमारा इस B1 से कनेक्टेड होता है और इसका आउटर पार्ट इस B2 से कनेक्टेड होता है। Two brushes are connected to the galvanometer to show the flow of current in the given electric circuit। और ये जो ब्रशेस हमारे होते हैं ये B1 देख लीजिए इस गैल्वेनोमीटर से और B2 इस गैल्वेनोमीटर से हमारा कनेक्टेड है। मैंने आपको पहले बताया था लास्ट की क्लासेस में कि गैल्वेनोमीटर जो होता है वो करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है, एमीटर जो होता है वो उसको मेजर करता है, पर जो गैल्वेनोमीटर होता है वो करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर इसमें डिफ्लेक्शंस होने लगते हैं मतलब हमारा सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। These are two brushes B1 and B2 made of carbon which press gently against the slip ring S1 and S2। मैं आपको बता चुकी हूँ। Two brushes B1 and B2 do not rotate along with the coil and the slip ring। अब B1 और B2 जो ब्रशेज है वो स्टेशनरी है, इसलिए जब हम एक्सेल को रोटेट करते हैं तो स्लिप रिंग्स जो है वो तो रोटेट करती है, पर ये जो B1 और B2 ब्रशेज है ये अपनी पोजीशन पे ही रहते हैं, ये रोटेट नहीं करते हैं। ये तो हमारा हो गया एसी जनरेटर की कंस्ट्रक्शन के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी वर्किंग के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक लाइन हम लोग देखते जाएंगे। When an axle is rotated by some mechanical force, the ring and the coil also move inside the magnetic field। अब हम इस एक्सल को जब रोटेट करते हैं हम कह सकते हैं कि हम जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहे हैं तो ये जो रिंग हमारी होती है ये क्या, ये स्लिप रिंग्स जो है हमारी इस कॉइल के साथ साथ रोटेट करने रहती हैं। इफ द कॉइल इज मूविंग क्लॉकवाइज, अगर ये हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो अगर हम क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो हम लोग इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे इंड्यूस्ड होता है वहां पे हम लोग फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज करते हैं। तो
जब आप लोग यहाँ पे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को यूज करेंगे तो आप लोग ये पाएंगे कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही हैं। और आप लोग यहाँ पे अपनी फिंगर रख के देखेगा, राइट हैंड जो मैंने आपको बताया था उसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, if the coil is moving clockwise, first arm AB moves upward and the arm CD moves down। अब करंट की डायरेक्शन अपवर्ड है और ये हमारा नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है, तो फोर्स हमारा बाहर की तरफ लगेगा। अब जब फोर्स हमारा बाहर की तरफ लगेगा तो AB जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा और CD जो हमारा है वो नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, by applying the Fleming's right hand rule, the induced current are set up in these arms along with the direction AB and CD. Thus an induced current flows in the direction A, B, C, D। अब फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमारा जब मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रहा है और करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, मतलब अगर हम इसको स्ट्रेट रखें तो ए भी हमारा ऊपर की तरफ उठेगा, सी डी हमारा नीचे की तरफ जाएगा, करंट हमारा है ऊपर की तरफ फ्लो करेगा, मतलब ये ए फिर बी से जाएगा, फिर सी से जाएगा और डी से जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, जब ये करंट यहाँ पे सी डी से मूव कर रहा है तो ये हमारा आएगा जो कि हमारा किससे कनेक्टेड है, स्लिप रिंग S1 से कनेक्टेड है जो कि हमारा B2 ब्रश से कनेक्टेड है। तो करंट यहाँ B2 से B1 की तरफ फ्लो करने लगेगा। ठीक है, वापस ये हमारा इस तरीके से ये हमारा करंट फ्लो करने लगेगा। फिर से देख लेते हैं, A B C D यहाँ करंट आया, ये हमारा B2 से कनेक्टेड है तो करंट हमारा B2 से B1 की तरफ मूव करने लगेगा और ये इस तरह मूव करेगा। By applying the Fleming's right hand rule, the induced current are set up in these arms along the direction AB and CD. Thus an induced current flows in the direction ABCD. Hence the current flows into the brush B2, moves along the galvanometer, यहाँ पे आएगा galvanometer, यहाँ पे लोड लगा हुआ है, हम galvanometer भी लगा सकते हैं, and finally enters B1. Hence we can say the current flows from B2 to B1 in the external circuit. होप सो आपको ये जो केस 1 हमारा है ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने जैसा कि आपको बताया कि ए बी ऊपर की तरफ मूव करेगा, सी डी नीचे की तरफ मूव करेगा। जब सी डी नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये रोटेट होगा। अब जब रोटेट होगा तो एक पॉइंट आएगा कि सी डी हमारा जो है वो इधर आ जाएगा और ए बी जो हमारा है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा। अब वो आगे हम लोग देख लेते हैं। अब इस कंडीशन में सी डी हमारा इधर आ गया और ए बी हमारा इधर आ गया। अब क्या होगा, आफ्टर हाफ एंड रोटेशन साइड ए बी कम्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड साइड सी डी कम्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड ए बी कम्स ऑन द राइट साइड। आफ्टर हाफ अ रोटेशन आर्म सी डी स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड एंड ए बी मूव डाउनवर्ड्स। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इस तरीके से क्लॉकवाइज इसको रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें जो है, अब पहले क्या था हमारा सी डी जो है, जो हमारा डी और सी हम लोग देख सकते हैं वो इस साइड था तो इसमें करंट हमारा डाउनवर्ड फ्लो कर रहा था। अब जब ये इस साइड आ गया है तो यहाँ पे भी हम लोग वही सेम काम करेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को लगाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस साइड में है, मीन्स नॉर्थ टू साउथ, तो करंट तो हमारा अपर डायरेक्शन में फ्लो करेगा और फोर्स हमारा बाहर लगेगा। तो अब क्या होगा, जैसे ही रोटेट होके ऐसे आया तो अब इस वाली आर्म में करंट जो है वो तो अपर डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा ना। तो पहले हमारा सीडी में करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था, अब हमारा सीडी में करंट कैसे फ्लो करेगा, अपर डायरेक्शन में, और फोर्स बाहर की तरफ लगेगा। फिर ये हमारा इधर आएगा, फिर ये राइट हैंड साइड में आ जाएगा और फिर लेफ्ट हैंड साइड में ए बी चला जाएगा। फिर लेफ्ट हैंड साइड में जब ए बी चला जाएगा तो करंट उसमें ऊपर की तरफ फ्लो करने लगेगा। इसी तरीके से करंट जो होता है वो हर आर्म में चेंज होता रहता है। पहले अगर ए बी में अपवर्ड फ्लो कर रहा है तो दूसरे साइड में ए बी में डाउनवर्ड फ्लो करने लगेगा। तो इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट कहा गया है, क्योंकि एक साइड में ये अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव हाफ में रहता है और दूसरी साइड जाने पर ये नेगेटिव हाफ में चला जाता है। यही इसमें आगे बताया गया है। आफ्टर हाफ अ रोटेशन आर्म सी डी स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड। अब ये भी इस तरीके से रोटेट कर रही है, तो पहले ये इधर आई, फिर इधर गई, अब वापस इधर आई, अब वापस इधर जाएगी। ठीक है, रोटेशन तो एक नॉर्मल पाथ पे ही होगा ना। तो सी डी हमारा फिर ऊपर मूव करने लगेगा और ए बी हमारा नीचे की साइड मूव करेगा।
As the result, the direction of the induced current in both the arms get changed. पहले हमारा ये इसमें अपवर्ड में था, अब इसमें डाउनवर्ड में हो गया, और इस वाली आर्म में पहले डाउनवर्ड में था, अब ये अपवर्ड में हो गया. The direction of the current becomes DCBA. अब डायरेक्शन जो है वो DCB और A हो जाएगा. अब जब DCBA हो जाएगा तो फिर ये हमारा आर्मेचर इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हमारा करंट B2 से B1 की तरफ मूव करेगा. The current in the circuit will flow from B2 to B1. In this way, after every half rotation, the polarity of the current is respective arm changes. Such a current which changes direction after equal interval of time is called as an alternating current. और इसी वजह से इसको हम alternating कहते हैं, क्योंकि हर आधे रोटेशन के बाद इसका जो हमारा डायरेक्शन है करंट का वो हमारा डिफरेंट आर्म्स में चेंज हो जाता है. अगर ए बी में पहले अपर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो दूसरे हाफ में वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करने लगता है. इसीलिए एक हाफ में वो पॉजिटिव रहता है और दूसरे हाफ में वो निगेटिव हो जाता है. तो ये हमारा हो गया एसी जनरेटर के बारे में. अब हम लोग डीसी जनरेटर के बारे में पढ़ लेंगे. एसी और डीसी जनरेटर की जो भी प्रोसेस है वो पूरी एज इट इज सेम है, बस इसमें डिफरेंस इतना है कि उसमें हमारे 2 स्लिप रिंग्स अटैच्ड होते थे और इसमें जो हमारा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे एक ही रिंग्स अटैच होती हैं. इसलिए यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट ना रिसीव होकर सिर्फ एक बार रोटेशन होता है, वो हमारा एक ही हाफ में जाता है, दूसरे हाफ में कोई करंट फ्लो करता ही नहीं है. इसलिए हमारा इसमें स्ट्रेट लाइन हम कह सकते हैं, हमें करंट मिलती है, इसीलिए हम इसको डायरेक्ट करंट कहते हैं. इसमें कोई भी ऑल्टरनेटिंग नहीं होती है, सिर्फ पॉजिटिव हाफ में या सिर्फ निगेटिव हाफ में हम कह सकते हैं एक ही साइड हमारी करंट सिर्फ फ्लो करती है. तो चलिए, ये हमारा इसका डायग्राम है. यहाँ पे भी 2 मैग्नेट्स रखे हुए हैं. ये इसका कॉइल है, ये इसका एक्सल है, ये हमारी 2 स्लिप रिंग्स अटैच्ड हैं और 2 हमारे ब्रशेस है. सेम वही प्रोसीजर है, बस यहाँ पे जो एसी में हमारे 2 रिंग्स अटैच थे, यहाँ पे हमारा एक ही रिंग अटैच है. तो चलिए देखते हैं. डीसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ वायर ABCD. ये ABCD है. द कॉइल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड. इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस किया गया है. द एंड्स ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड टू द स्लिप रिंग कम्यूटेटर P and Q. यहाँ पे 2 स्लिप रिंग कम्यूटेटर्स लगे हुए हैं, एक हमारा P है और एक हमारा Q है. 2 हमने स्लिप रिंग्स कंसीडर किए, एक हमारा P और एक हमारा Q. द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एज ऑफ P and Q आर कनेक्टेड टू द 2 स्टेशनरी ब्रशेस. और यहाँ पे जो हमने ब्रशेस को मतलब कंसीडर किया है वो हमने X और Y ब्रश कंसीडर किया है. द इनर साइड ऑफ द रिंग इज इंसुलेटेड एंड द अटैच्ड टू द एक्सल. इनर साइड जो है वो इंसुलेटेड है और एक्सल से अटैच्ड है. द एक्सल इज मैकेनिकली रोटेटेड टू रोटेट द कॉइल. इस एक्सल को मैकेनिकली रोटेट किया जाता है जिससे हमारा जो कॉइल है वो मूव करने लगे. दीज ब्रशेज आर अटैच टू द गैल्वेनोमीटर टू शो द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट. और ये जो ब्रशेज हैं ये हमारे गैल्वेनोमीटर से अटैच होते हैं जिससे हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो उसका हमारा प्रेजेंस को ये शो कर सके. अब हम लोग सपोज करते हैं, सपोज द एक्सल इज रोटेटेड क्लॉकवाइज. अगर हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, सो द कॉइल इज ऑल्सो रोटेटिंग क्लॉकवाइज. साइड ए बी ऑफ द कॉइल मूव अप. इसी तरह से फिर जब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, इसमें हम फ्लेमिंग्स के राइट हैंड रूल को लगाएंगे. जब राइट हैंड रूल को लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ मूव कर रही, करंट हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. तो फोर्स अपर डायरेक्शन में लगेगा तो ए बी हमारा ऊपर की तरफ मूव करेगा और सी डी हमारा नीचे की तरफ मूव करेगा. साइड AB of the coil moves up and side CD moves down. After applying the Fleming's right hand rule on the side AB, force is upward, magnetic field is from left to right, so the current flows from AB. ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा जैसे हमने पिछले आपको बताया था. Applying Fleming hand rule on the side CD, force is downward. हम CD में अगर वही फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल लगाते तो इसमें जो फोर्स होगा वो हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. मैग्नेटिक फील्ड हमारा लेफ्ट टू राइट ही जाएगा. सो द करंट फ्लोज आउट ऑफ द पेपर फ्रॉम C to D. इसलिए करंट हमारा C से D की तरफ मूव करेगा. हेंस द करंट फ्लोज इनटू द ब्रश Y, मूव्स अलोंग द गैल्वेनोमीटर एंड फाइनली एंटर्स द X. और यहाँ पे क्या होगा, पहले Y पे आएगा, Y से हमारा गैल्वेनोमीटर से मूव करेगा और वापस X की तरफ चला जाएगा. हेंस वी कैन से करंट फ्लोज फ्रॉम Y टू X इन द एक्सटर्नल सर्किट. और इस तरीके से करंट हमारा Y से X की तरफ फ्लो करेगा.
After half rotation, side CD comes on the left side and AB on the right side. अब जब आधा रोटेशन हो जाएगा तो ये CD वाला पोर्शन इस साइड आ जाएगा और AB वाला पोर्शन हमारा इस साइड आ जाएगा. एंड स्लिप रिंग P इज कनेक्टेड टू द कॉइल CD. अब ये जो CD वाला कॉइल है जो यहाँ पे हमारा Q से कनेक्टेड था, जब इधर आ जाएगा तो ये P से कनेक्टेड हो जाएगा. और जो AB वाला कॉइल है जो कि हमारा यहाँ पे P से कनेक्टेड है, वो जब इधर चला जाएगा तो ये हमारा Q से कनेक्टेड हो जाएगा. एंड स्लिप रिंग P इज कनेक्टेड टू द कॉइल CD. जब ये CD इधर आएगा तो P से कनेक्टेड हो जाएगा. एंड स्लिप रिंग Q इज कनेक्टेड टू द कॉइल AB और Q जो है वो हमारा इधर आएगा तो ये AB से कनेक्टेड हो जाएगा. विच कीप्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द सेम सर्किट. और इस वजह से जो ये हमारा जब इधर आता है तो करंट का जो डायरेक्शन है वो हमारा सेम रहेगा. हेंस द करंट फ्लोज फ्रॉम द ब्रश Y moves along with the galvanometer and finally enters the X1. तो इसमें वही चीज रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन है वो हमारा सेम रहेगा और ये हमारा इस साइड आ जाएगा. Hence we can say that the current flows from Y to Z. इसी तरीके से Y to Z external move करता रहेगा. Thus the direction of the current after every half rotation is same. Direction of the current जो है वो हमारा हर रोटेशन के बाद सेम रहेगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट करंट हमारा प्रोड्यूस होगा. अब हम लोग AC और DC जनरेटर के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस पढ़ लेते हैं. A generator is a device which converts the mechanical energy into electrical energy. जनरेटर हमारा जो होता है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है और जो मोटर होता है वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. A generator works on the principle of electromagnetic induction. ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है. और the DC motor work on the principle of force acting on a current carrying conductor placed in the magnetic field. और ये हमारा इस प्रिंसिपल पे मतलब वर्क करता है कि फोर्स हमारा एक्ट कहाँ कर रहा है, जब हमारा किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में मतलब मैग्नेटिक फील्ड में हमारा कंडक्टर प्लेस है जिसमें हमारा करंट फ्लो कर रहा है. इन जनरेटर द कॉइल इज रोटेटेड इन द मैग्नेटिक फील्ड सो एज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट. जनरेटर में क्या होता है, जो कॉइल होता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में जो कि प्लेस है उसको हम लोग रोटेट करते हैं तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है. इन डीसी जनरेटर the current from the DC source flows in the coil placed in the magnetic due to which the coil rotates. A generator makes use of two separate coaxial slip rings and the DC motor makes only two part of the slip rings which act as a commutator. तो ये हमारा हो गया AC जनरेटर और DC मोटर का डिफरेंस. तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही था. होप सो आपको अच्छे से जो भी पढ़ाया गया है वो क्लियर हो गया होगा. इन केस अगर कोई भी पॉइंट में कोई भी मतलब स्लाइड में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखकर अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग.